हो गया है, वहां की राजनीति का एक हिस्सा बन गया है। डुबो डुबो कर मारेंगे या पटक पटक कर मारेंगे। महाराष्ट्र में भाषा पर छिड़ी लड़ाई पटक पटक कर और डुबो कर मारने पर आ चुकी है। सियासत तब गरमाई जब मुंबई की एक रैली में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे पर निशाना साधते हुए मनसे चीफ राज ठाकरे ने सियासी मर्यादाओं को ताक पर रख दिया। निशिकांत दुबे को समुद्र में डुबो कर मारने की धमकी दी। राज ठाकरे ने धमकी तब दी जब कुछ दिन पहले ही मराठी के नाम पर हिंदी भाषी लोगों को पिटवाने, भाषा के नाम पर गुंडागर्दी करने पर निशिकांत दुबे भड़क उठे थे। राज ठाकरे को चेतावनी दी थी, जिस पर मनसे चीफ ने निशिकांत दुबे पर सीधा हमला किया। इधर राज और निशिकांत में छिड़ी जुबानी जंग के बीच महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे ने ठाकरे ब्रदर्स पर हमला किया है। उद्धव ठाकरे को शकुनी तक करार दे दिया। साथ ही दो टूक कहा, अगर आप भाषा के नाम पर हिंदुओं को मारोगे तो सख्त कार्रवाई करेंगे। लेकिन सवाल है, क्या महाराष्ट्र में भाषा के नाम पर गुंडागर्दी खत्म होगी? क्या राज ठाकरे के गुंडों पर कार्रवाई होगी? आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन पहले सुनिए बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और राज ठाकरे के बीच कैसे जुबानी जंग छिड़ी हुई है। हम बोलते हैं और हिंदी ने हमको सब कुछ दिया है, तो जहां कहीं भी हिंदी के ऊपर अटैक नजर आएगा, जो लोग करेंगे, राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे कोई बड़े लाट साहब नहीं है। मैं फिर से दोहरा दे रहा हूं कि मैं सांसद हूं, कानून अपने हाथ में नहीं लेता, लेकिन जब कभी भी ये बाहर जाएंगे तो वहां की पब्लिक जो है, जिस किसी भी राज्य में जाएंगे, पटक पटक के मारेंगे इसको। तू आम्हाला पटक पटक के मारणार दुबे? दुबेलाच मी सांगतो, दुबे तुम मुंबई में आ जाओ, मुंबई के समुंदर में डूबे डूबे कर मारेंगे। ये भाषा का संग्राम यूं ही नहीं है। दर्शकों, इस चीज को पूरे विस्तार से समझने की जरूरत है कि अचानक भाषा का संग्राम महाराष्ट्र में क्यों आ गया। याद कीजिए, कुछ साल पहले ऐसी ही चीजें होती थी। उत्तर भारतीयों के साथ मारपीट होती थी। मराठी भाषा को लेकर ऐसा ही कुछ होता था। और तब एक चीज होती थी जो आज भी कॉमन या दोनों में मिली हुई है, वो है चुनाव की आहट। मुंबई में बीएमसी के चुनाव आ ही गए हैं और बीएमसी वो संस्था है जो कि महानगर पालिका तो है, लेकिन 75,000 करोड़ के भारी भरकम बजट वाली है। यहां पर किसका जोर होगा? लिहाजा मराठी भाषा डुबो डुबो कर मारेंगे या पटक कर मारेंगे, ये इस वक्त सबसे ऊंचाई पर है। एक स्टोरी पूरी देखते हैं और पूरी घटनाक्रम को समझते हैं। कभी भी ये बाहर जाएंगे तो वहां की पब्लिक जो है, जिस किसी भी राज्य में जाएंगे, पटक पटक के मारेंगे। तुम मुंबई में आ जाओ, मुंबई के समुंदर में डूबे डूबे कर मारेंगे। तो महाराष्ट्र में भाषा पर छिड़ी सियासी लड़ाई डुबाने पटकने पर आ गई। बीजेपी सांसद और राज ठाकरे के बीच छिड़ी जुबानी जंग से सियासत गर्मा गई। मनसे प्रमुख और बीजेपी सांसद के बीच चल रहे शब्द भेदी बाण तब और तीखे हो गए जब मुंबई में एक जनसभा के दौरान राज ठाकरे ने निशिकांत दुबे को सीधी धमकी दी। बीजेपी सांसद पर पलटवार करते हुए भाषा की मर्यादा तोड़ दी। मुंबई में रह रहे हिंदी भाषी लोगों को एक बार फिर धमकी दी। पण जर अशा प्रकारे मास घेऊन जर समजा कोणी अंगावरती आला, ठेचायचा म्हणजे ठेचायचाच। हिंदी भाषी लोगों के खिलाफ ऐसी ही भाषा का इस्तेमाल कर मनसे के गुंडों को उकसाकर राज ठाकरे ने महाराष्ट्र में हिंदी विरोध की आग को हवा दे दी। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के गुंडों ने सरेआम गुंडागर्दी की, लेकिन अब यह गुंडागर्दी राज ठाकरे की मुश्किलें बढ़ा सकती है, मनसे प्रमुख को कानून की चौखट तक पहुंचा सकती है। एमएनएस चीफ राज ठाकरे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। इस याचिका में राज ठाकरे के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। जनहित याचिका वकील घनश्याम उपाध्याय ने दायर की है, जिसमें उन्होंने राज ठाकरे के खिलाफ हिंदी भाषी लोगों के खिलाफ हिंसा भड़काने का आरोप लगाया है। आरोप लगाया है कि राज ठाकरे और उनकी पार्टी भाषाई आधार पर राजनीति करते हैं, मुंबई में दूसरे राज्यों से आए लोगों से मारपीट करते हैं, जो संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। इसके साथ ही राज ठाकरे और एमएनएस कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की भी मांग की गई है।
जाहिर है एफआईआर दर्ज हुई तो राज ठाकरे के सिर पर संकट के बादल मंडरा सकते हैं। लेकिन इस बीच महाराष्ट्र के मंत्री और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता नीतीश राणे ने राज ठाकरे और उनके भाई उद्धव पर बड़ा हमला किया। तो हिंदू के तरफ अगर तेरी नजर से देखता होगा ना तो हम नहीं छोड़ेंगे। और मैं तो आगे जाके इतना भी कहूंगा, जो मुंबई में रहने वाले, महाराष्ट्र में रहने वाले जो मराठी लोग हैं, उनको भी ये पसंद नहीं है कि हिंदुओं को बांटा जा रहा है। बांटे कटेंगे तो बटेंगे के ब्रांड एम्बेसडर है क्या ये ठाकरे बंधु दोनों? तो इस तरीके से हम लोग होने नहीं देंगे। नीतीश राणे ने राज और उद्धव ठाकरे को सीधी चुनौती दी है। चुनौती है कि अब किसी भी हिंदी भाषी के साथ हिंसा करके दिखाएं। चुनौती है कि महाराष्ट्र के बाद अब किसी हिंदी भाषी को पीट कर दिखाएं। चुनौती है कि भाषा के नाम पर गुंडागर्दी करके दिखाएं। लेकिन इस चुनौती के बीच उद्धव ठाकरे का भी बड़ा बयान सामने आया। तोड़ने की भाषा तो नहीं हम कर रहे हैं, लेकिन मुंबई का महत्व खत्म तो होते करने जा रहे हैं वो। और इसलिए मुंबई में जितने सारे उद्योग थे, अन्य सारे वित्तीय ऑफिसेस भी थे, आर्थिक केंद्र, वो सारे गुजरात कौन लेके गया? यही लोग लेके गए ना। तो मुंबई तो महाराष्ट्र से कोई अलग नहीं कर सकता। जो भी करेंगे हम उनके टुकड़े करेंगे, ये तो मैं खुलेआम बोलता हूं। भाषा पर बयानों के इन तीखे बाणों से सियासी गलियारे का तापमान चढ़ रहा है। महाराष्ट्र का राजनीतिक गलियारा तप रहा है। लेकिन सवाल है कि आखिर भाषा के नाम पर हो रही गुंडागर्दी पर लगाम कब लगेगी? राज ठाकरे के गुंडों के खिलाफ एक्शन कब होगा? और सवाल ये भी है कि मराठी के नाम पर भड़काने वाले हिंदी भाषी लोगों के साथ मारपीट के लिए उकसाने वालों का इलाज क्या है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। कभी हिंदी भाषी और कभी मराठी भाषा, इसको लेकर महाराष्ट्र में ऐसी राजनीति कोई नई नहीं है। लेकिन निशिकांत दुबे और राज ठाकरे के बीच छिड़ी जुबानी जंग और महाराष्ट्र में गरमाई सियासत पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त बीजेपी के नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से सांसद मनोज तिवारी जुड़ रहे हैं, जो कि पूर्वांचल का एक बड़ा जनाधार अपने साथ रखते हैं। मनोज भाई, बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। मनोज भाई, महाराष्ट्र में भाषा को लेकर विवाद यहां तक पहुंच गया कि राज ठाकरे धमकी दे रहे हैं, निशिकांत दुबे को कह रहे हैं डुबो कर मारेंगे। क्या कहेंगे आप? देखिए, ये भाषा और इसके पीछे उनका कृत्य, जो अपने कुछ पेड लोगों से करवाते हैं, किसी गरीब आदमी को पकड़ लेना, मराठी बोलने के लिए प्रेरित करना, जबरदस्ती करना, नहीं तो उनको तमाचे मारना, तो महाराष्ट्र की जनता कभी भी इसको स्वीकार नहीं करेगी। महाराष्ट्र और मराठी मानुस में आज एक ही चर्चा है कि किसी ने पहलगाम में धर्म पूछ के गोली मारी और तुम भाषा पूछ करके थप्पड़ और लाठी मार रहे हो। अंतर क्या है उनमें और तुम्हारे में? अगर आपको मराठी सच में लोगों को इतना प्रेम है तो चुनाव में ही क्यों ये बात होती है? क्या इस चुनाव के पहले राजनीति में थे कि नहीं? क्या आपने 2 स्कूल बना दिया जहां मराठी सिखाई जाती हो? नहीं। क्या आपने कहीं मराठी सिखाने के लिए कुछ पार्टी से अभियान चलाए? नहीं। आप मराठी सिखाना चाहते हो, जिस प्रकार से ठेली खोमचे वाले लोगों को जाकर के इनको टारगेट करते हो, क्या यही जाके आप मदरसे में बात कर सकते हो? नहीं कर सकते। और ये यही 2-3 महीना क्यों होता है जब चुनाव आता है? इसलिए मैं आप सबसे बताना चाहता हूं कि मैं खुद इस अटैक का भुक्तभोगी हूं। मेरे घर के भी शीशे तोड़े गए थे। हम लोगों ने सड़क पे आकर के राज ठाकरे और उनकी पार्टी का जबरदस्त विरोध किया उसी मुंबई में, और उनकी 13 विधायकों की पार्टी 0 पे आ गई। वो किसने किया? महाराष्ट्र की जनता ने किया, मराठी मानुस ने किया। क्योंकि महाराष्ट्र संतों की धरती है, महाराष्ट्र प्रेम और सद्भाव की धरती है, महाराष्ट्र संत तुकाराम जी की धरती है। वो प्रेम करना जानती है, पूरे देश के लोगों को गले लगाना जानती है।
मराठी अस्मिता पे सबको गर्व है, लेकिन जबरदस्ती किसी पे इस तरह से थोपना या कोई महाराष्ट्र में आ गया घूमने तो उसको पकड़ करके ये जी। बात करना, ये सरासर गुंडागर्दी है। सही कह रहे हैं आप, ये वाकई गुंडागर्दी तो है और उसकी तस्वीरें भी है। लेकिन आप तो कलाकार भी हैं राजनेता होने के साथ, आप पर ये राज ठाकरे ने हमला क्यों करवाया था? हमला इसलिए किया गया था कि मैंने इस कृत्य का विरोध किया था कि आप इस तरह से कैसे ठेली खोमचे वालों को, टैक्सी वालों को इस तरह से उनकी गाड़ियां तोड़ सकते हैं। हम मराठी को प्यार करते हैं, हम जैसे भोजपुरी को प्यार करते हैं, हम जैसे हिंदी को प्यार करते हैं, वैसे ही हम मराठी को प्यार करते हैं। हम कहीं भी जाते हैं तो हम लोगों को बोलते हैं सर्वाना बंधु आड़ी भगनीला माझा सप्रेम नमस्कार। हम बोलते हैं, हम कभी कभी मला भी जत्रेला योंदिया की गीत भी गाते हैं। लेकिन इसका मतलब कि जो नहीं कह सकता आप उसको लाठियों से मारोगे। राज ठाकरे, अगर आप में दम है तो 2 स्कूल खोल के दिखाओ ना महाराष्ट्र में मराठी सिखाने वाला। जाके बोलो भैया आप नहीं सीखे हो, आप आओ हमारे यहाँ काम कर रहे हो, इस टाइम से इस टाइम तक स्कूल चलता है, मराठी सीखो। ऐसे ये महाराष्ट्र और मराठी लोगों के शत्रु है राज ठाकरे जैसे लोग। जी, आप कह रहे हैं कि राजनीति में सुपड़ा साफ हो गया है ऐसी मुहिम के बाद, लेकिन क्या राज ठाकरे के ऐसे बयानों से मराठी मानुष का वोट बढ़ता दिखता है? वो यही कोशिश करते हैं, लेकिन मराठी मानुष, महाराष्ट्र की मराठी अस्मिता, इसको सर आसमान पे चढ़ाने वाली भारतीय जनता पार्टी है। पहले शिवसेना थी। बाला साहब ठाकरे ने राज ठाकरे को अपने घर से क्यों निकाला? बाला साहब जी हिंदू हृदय सम्राट, उन्होंने राज ठाकरे को घर से क्यों निकाला? इन्हीं परिस्थितियों के लिए, जब कल्याण में इन्होंने ऐसे ही उत्तर भारतीयों पे अटैक किया था, कल्याण भिवंडी में। वो आज भी भूला थोड़ी है लोग, महाराष्ट्र का और उत्तर भारतीय लोग। लेकिन आज उद्धव ठाकरे जी को क्या हो गया? मैं तो उद्धव ठाकरे जी से बोलता हूं, उद्धव जी, आदित्य ठाकरे जी, आप लोगों की राजनीति को बहुत लोग एक अलग दर्जा देते हैं और आपको ऐसे व्यक्ति के साथ खड़ा नहीं होना चाहिए जो मराठी संस्कृति का अपमान कर रहे हो। और ये सब चुनावी है केवल संजय भाई। जब जब चुनाव आता है तभी ये राज ठाकरे का इस तरह का, इसलिए इस तरह का व्यवहार देखा जाता है। इसलिए मैं सबसे बोलूंगा, जो भी इस देश का व्यक्ति जिसको गुस्सा आता है ये सब देख के, आप महाराष्ट्र की सरकार पे भरोसा करें और जहां भी ऐसी घटना होती है आप इन्फॉर्म करें। पुलिस एफआईआर कर रही है, गिरफ्तारियां हो रही है, उनको कानूनन सजा मिल रही है। इस पे खौलने की जरूरत नहीं है, ये मेरी प्रार्थना है। चुनाव में देखिएगा महाराष्ट्र की जनता ही राज ठाकरे जैसे लोगों का, उनको राजनीति के कूड़ेदान में अब तक तो वही होता है जो आप कह रहे हैं, लेकिन इस बार क्या होगा मनपा में देखना होगा। लेकिन उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे तो अब साथ में हैं, क्या इससे भाषा विवाद और गर्माएगा, विवाद और बढ़ेगा? उद्धव ठाकरे जी का जो रहा सहा है वो भी खत्म हो जाएगा। राज ठाकरे और उनकी पार्टी, इनके साथ जो गया उसका राजनीतिक भविष्य चौपट। ठीक है, लेकिन देश में कई भाषाएं बोली जाती हैं, फिर भाषा पर विवाद पैदा करने की कोशिश क्यों? इस तरह का विवाद क्यों है? बिहार का आदमी बिहार की स्थानीय भाषा के साथ साथ हिंदी बात करेगा। हम राजभाषा समिति के सदस्य के रूप में भी हम क्या कहते हैं, हम तमिलनाडु जाते हैं, बोले पहले तमिल बोलो। हम कर्नाटक जाते हैं, पहले कन्नड़ बोलो। हम केरल जाते हैं, पहले मलयालम बोलो। हम आंध्र प्रदेश और यहाँ तेलंगाना जाते हैं तो वहाँ कहते हैं पहले तेलुगु बोलो, दूसरे नंबर पे आप हिंदी बोलो। पहले अपनी क्षेत्रीय भाषा, उसके बाद हिंदी भाषा, उसके बाद अंग्रेजी बोलना हो सीखो, दुनिया की सारी भाषाएं सीखो।
लेकिन वो कौन लोग हैं, मैं इंडिया न्यूज़ के लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं, जो अंग्रेजी तो बोल सकते हैं, मराठी का अपमान कर सकते हैं, लेकिन हिंदी का विरोध करेंगे। तो ऐसे लोगों को जी महाराष्ट्र की जनता, आप देखिएगा, चुनाव में इनको पनिशमेंट देगी, और महाराष्ट्र की महान जनता यही करती आई है। मनपा चुनाव के नतीजे ऐसा कुछ सामने रखेंगे, उम्मीद यही है। बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए मनोज तिवारी जी आपका। और अब आगे बढ़ते हैं, मेरे साथ खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं इस चर्चा में, क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति अब दिन ब दिन पलटती हुई, बदलती हुई रुख ले रही है। नाजिया इलाही खान सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर मेरे साथ जुड़ रही हैं, मौलाना अली हुसैन कुम्मी मेरे साथ इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर जुड़ रहे हैं, और डॉक्टर आदिश अग्रवाल सीनियर एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट पूर्व अध्यक्ष, SCBA मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। सबसे पहले नाजिया, मैं आपका रुख करता हूं, चर्चा की शुरुआत आपके साथ ही कर लेता हूं। नाजिया, जो हमने निशिकांत दुबे का बयान एक बार फिर से सुना और अपने दर्शकों को सुनवाया, उसमें उन्होंने कहा कि अगर आप यही स्थिति पैदा करेंगे तो आप देश के किसी हिस्से में जाएंगे तो वहां की जनता आपके साथ यह हाल करेगी। अब इसका जवाब यह दिया गया है कि एक बार तुम मुंबई आके दिखाओ तो समुद्र में डुबो डुबो के मारेंगे। ये लड़ाई कहां तक जा रही है नाजिया? ये तो तल्ख होती जा रही है और ऐसा लग रहा है कि गले मिलने की अब कोशिश कोई नहीं करना चाहता। नाजिया, वंदे मातरम, भारत माता की जय, हर हर महादेव। राजीव जी, आपको भी और मेरे सभी को पैनलिस्ट को भी जी। देखिए, गुंडा तो गुंडे की तरीके से शब्दों से ही बात करेगा ना। राज ठाकरे तो आज का नहीं, बहुत पुराना गुंडा है। एक जिहादी के तरीके से ही बात करता है, और एक सभ्य इंसान सभ्य तरीके से ही बात करता है। मैंने पहले भी आपसे कहा था कि मैं अक्सर बॉम्बे जाती हूँ, एंड बॉम्बे इज लाइक माई सेकंड होम। अगर हिम्मत है तो मुझे डुबो डुबो के मार के दिखाए राज ठाकरे, इतनी औकात है उसकी। मैं तो छाती पे चढ़ करके सारे मुसलमान गलियों में भी घूमती हूँ और वहां की वीडियो फुटेज भी लेकर के आती हूँ और अपने एक्स हैंडल पे भी डालती हूँ कि देखो, ये जो मराठी का गाना आज गा रहे हैं, ये एक्चुअली में जिहादी हो चुके हैं और इन्होंने कलमा कबूल कर लिया है, और ये झूठ मूठ का टीका लगा करके राज ठाकरे अपने आप को हिंदू बता रहा है। ये एक्चुअली में राज ठाकरे नहीं है, ये मौलाना राजा है, ये मौलाना राजा है, ये राज ठाकरे बचा ही नहीं है। अब आप सोचिए कि जैसे झांगुर बाबा या जैसे बाकी कुछ इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट जो मुस्लिम होते हैं, वो जिस तरीके से फोर्सिबली कन्वर्शन करवाते हैं, जिस तरीके से फोर्सिबली लव जिहाद होता है हमारे देश के विभिन्न राज्यों में, उसी तरीके से राज ठाकरे ने बीड़ा उठाया है मराठी सिखाने का, वो भी मारपीट करके। ये मराठी भाषा जिहाद कर रहा है। अगर इसको सच में मराठा से इतना प्यार था, अगर इसको सच में महाराष्ट्र से इतना प्यार है, तो ये पहले जवाब दे कि इसने NCERT से बात करके संभाजी महाराज के बारे में भारत के इतिहास के पन्नों को उलट करके क्यों नहीं औरंगजेब के नाम को हटा करके संभाजी नगर करवाया? क्यों संभाजी महाराज के बारे में हमको पता नहीं था? क्यों हमारे महाराष्ट्र के बच्चों को पता नहीं था कि कितने बड़े योद्धा गुजर चुके हैं महाराष्ट्र के? हम तो औरंगाबाद का गाना गाया जा रहा था। क्यों नहीं औरंगजेब की खबर को उड़ा के फेंका ये राज ठाकरे ने? दूसरी बात मेरी आती है कि ये जो जिहादी गुंडागर्दी है, ये क्या अपनी पुरानी महबूबा सोनाली बेंद्रे के ऊपर चला सकते थे? इतना तो मतलब इनका प्रेम कहानी हमने सुना जब छोटे थे हम, तो हमने बहुत सुना कि राज ठाकरे की महबूबा सोनाली बेंद्रे, तो उसको क्यों नहीं रोका कि भैया तुम हिंदी फिल्म में काम मत करना, तुम सिर्फ मराठी फिल्म में काम करना? क्यों नहीं रोका राज ठाकरे ने? अभी भी कुछ महीने पहले राज ठाकरे और सोनाली बेंद्रे एक साथ किसी प्लेटफॉर्म पे थे, तो दोनों का गाना लगा करके बड़ा रील वायरल हुआ, तो क्यों नहीं रोका? अब आती है तीसरी बात कि ये जो जावेद अख्तर को बुलाते हैं, तो जावेद अख्तर क्या मराठी में शायरी पढ़ करके जाते हैं क्या? मराठी में शायरी पढ़ते हैं? एक जमाना था जब ये राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की पूरी टीम जो है नुसरत फतेह अली खान को बुलाती थी पाकिस्तान से, और वहां पर शेर शायरी और गजल होता था। तो क्या नुसरत फतेह अली खान क्या मराठी में गजल गा के जाता था क्या? मराठी में क्या शेर शायरी करके जाता था क्या? या आज भी शबाना आजमी और जावेद अख्तर और गुलजार जब बैठता है महाराष्ट्र के मंच पर,
और ये राज ठाकरे बैठा रहता है साथ में, तो क्या जावेद अख्तर और शबाना आजमी और गुलजार क्या मराठी में अपनी 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 गजलें और पोइट्री और गाने पढ़ करके जाता है क्या? तो ये पार्शियलिटी अपनी नाम को बनाने के लिए और अपने आप को चमकाने के लिए और अपने डूबे हुए अस्तित्व को उठाने के लिए जो ये गुंडागर्दी चल रही है और भाषा का जिहाद चल रहा है, ये चलेगा नहीं, बिल्कुल चलेगा नहीं। ठीक है, मैं आपका रुख करूंगा। इस बीच मेरे साथ घनश्याम उपाध्याय जी भी जुड़ गए हैं, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है राज ठाकरे को लेकर। मौलाना अली हुसैन कुम्मी भी मेरे साथ शिया पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से जुड़ गए हैं, और डॉक्टर आदिश सी अग्रवाल तो सीनियर एडवोकेट पूर्व अध्यक्ष SCBA मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं पहले घनश्याम उपाध्याय आपसे ही बात कर लेता हूं, क्या एतराज हैं आपके? आपने हमारी पैनलिस्ट नाजिया को अभी सुना होगा, आपके एतराज क्या थे कि आपको सुप्रीम कोर्ट का रुख करना पड़ा? घनश्याम उपाध्याय, देखिए, पहले आप इस मुद्दे को समझने की कोशिश करिए कि मुद्दा क्या है। इनफैक्ट मुद्दा कुछ भी नहीं है। आपको मैं बता देना चाहता हूं कि जब उद्धव ठाकरे जी महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर थे, उस टाइम उन्होंने एक कमेटी बनवाई थी, और कमेटी के जो हेड थे, चेयरमैन थे, उनका नाम था, चेयरमैन का नाम जस्ट भी बता रहा हूं, उनका नाम था, एक मिनट, राघव डॉक्टर रघुनाथ मासलेकर, मेरे ख्याल से नाम था उनका। वो शिक्षाविद, बहुत बड़े शिक्षाविद हैं वो। और उसके साथ चेयरमैन थे उद्धव ठाकरे जी, उसमें थे, और उसमें के आपके महाराष्ट्र शिक्षा मंत्री थे। उसको देखिए, रिपोर्ट में उन्होंने एक डिटेल रिपोर्ट बनाई है, और रिपोर्ट में उन्होंने रिकमेंड किया है कि महाराष्ट्र का विकास के लिए, महाराष्ट्रियन के विकास के लिए, बच्चों के विकास के लिए, आने वाली पीढ़ी के विकास के लिए मराठी के अलावा हिंदी और इंग्लिश, मतलब एक सेकेंड लैंग्वेज पे, मतलब उनको पढ़ाया जाए, शुरू से प्राइमरी से पढ़ाया जाए उनको। उन्होंने उसमें उसका जिक्र किया है, और उसमें यह भी जिक्र किया गया है कि पूरे महाराष्ट्र में 38% लोग मराठी मीडियम से पढ़ते हैं, केवल 38%। महाराष्ट्र की बात मैं करता हूं। और अर्बन एरिया में 17%, 17। ये रिपोर्ट में सर्वे करने के बाद रिपोर्ट बनाई गई, हवा में रिपोर्ट नहीं है। तब उस समय राज ठाकरे कहां पर थे? तो उस समय राज ठाकरे को नहीं सुना कि हमारे महाराष्ट्र में मराठी का इतना नीचे लेवल क्यों है, क्यों मराठी बाकी स्कूलों में नहीं पढ़ाए लोग, मराठी में पढ़ क्यों नहीं, मराठी मीडियम से। और राज ठाकरे से पूछा जाए कि ये खुद अपने बच्चों की शिक्षा दीक्षा कैसे करवाए हैं? अगर मराठी के बड़े चैंपियन अगर है मराठी लैंग्वेज के, तो इनको बच्चों को मराठी मीडियम से पढ़ना चाहिए था। मुझे तो पता नहीं, लेकिन मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूं, अगर पता किया जाए तो इनके बच्चे इंग्लिश मीडियम से पढ़े होंगे, ये शायद खुद इंग्लिश मीडियम से पढ़े होंगे। तो मराठी के नाम पे केवल देश में वैमनस्य फैलाना, भाषा के नाम पे, और देखिए कोई विरोध इनफैक्ट है ही नहीं। आप देखिए मराठी और हिंदी की जो लिपि, लिपि दोनों की है। मराठी जो है कि हिंदी की छोटी बहन कही जाती है। और जितनी घटनाएं घटी हैं, देखिए अगर कोई महाराष्ट्र में अगर है मराठी नहीं बोल रहा है, नहीं आता उसको बोलने के लिए, नहीं बोल पा रहा है, तो जरूरी नहीं है कि देश के सारे लोग सारी भाषाओं को जाने। हमारे देश में देखिए जो ऑफिशियल रिकॉर्ड है, पूरे देश में 121 भाषाएं हैं, और 270 मदर टंग है, मतलब मातृभाषाएं पूरे देश में है 270। कल्पना कर सकते हैं कि हर आदमी हर भाषाओं को जाने, सारी भाषाओं को जाने? असंभव है करीब करीब। हाँ, अगर मराठी नहीं आते, आदमी नहीं बोल पाता है, तो उसको मराठा के, महाराष्ट्रियन के और मराठी के अपमान से कैसे जोड़ रहे हैं आप? और उसके बाद देखिए उद्धव की सरकार ने खुद इस रिपोर्ट बनवाया थे, उसको इम्प्लीमेंट करने वाली थी, नहीं कर पाई, सरकार बदल गई। तो फडणवीस जी के गवर्नमेंट ने क्या किया, उसी को इम्प्लीमेंट करने की नोटिफिकेशन निकाला जी। उसके बाद उद्धव जी राजनीतिक कारण से राज ठाकरे के साथ मिलकर भी आके विरोध किए, सरकार ने उसको वापस ले लिया। जब सरकार ने वापस ले लिया तो भैया आपका क्या बचा? अभी आप क्यों लोगों को पकड़ पकड़ गरीबों को मार रहे हो आप, हिंदी के नाम पे और मराठी के नाम पे? देखिए राज ठाकरे जो है महाराष्ट्र के स्वर्णिम इतिहास को अपमानित कर रहे हैं। उनको जरा जाके जो है कि महाराष्ट्र के इतिहास के पन्नों को पलटना चाहिए। मैं समझ गया। आप सुप्रीम कोर्ट याचिका लेकर गए हैं कि जो चीज उद्धव ठाकरे ने अपने मुख्यमंत्रित्व काल में खुद ही एक शिक्षाविद के जरिए सामने रखी थी, आज वो राजनीति के तौर पर लोगों को पिटवा रहे हैं। और किसी पर भी हाथ उठा देना एक तरीके से तो अपराध ही है, ये कानून में कहां लिखा है? खैर, इस बीच मेरे सहयोगी सुधाकर कश्यप मेरे साथ जुड़ गए हैं। मैं इसके बाद रुक आगे अपने पैनलिस्ट का करूंगा। ओवर टू यू सुधाकर, लोगों से बात कीजिए और जानिए वहां पर क्या चल रहा है।
मेरे साथ यहाँ पर उत्तर भारतीय भाई है, हम उनसे जानते हैं कि क्या उनको लगता है। तिवारी जी, आप पहले बताइए कि ये जो राज ठाकरे ने कल जो कहा है निशिकांत दुबे को डुबो डुबो के मारूंगा, ये दोनों एक दूसरे को बोल रहे हैं कि इस तरह से, इसमें आपकी क्या राय है? बिल्कुल सही कहा राज ठाकरे साहब ने, इसमें कोई गलत नहीं कहा उन्होंने, क्योंकि निशिकांत दुबे जी उस दिन बोल रहे थे कि वो बिहार में आएंगे तो हम राज साहब को कुछ दम देंगे कि कुछ बोलेंगे, तो राज साहब ने भी उनका जवाब दिया है। और मगर हम लोगों का तो यही कहना है कि ये जो लड़ाई लड़ रहे हैं, निशिकांत दुबे वहां से चिल्ला रहे हैं, निशिकांत दुबे जी को और उत्तर भारतीयों के नेताओं को मैं तो बोलता हूँ बम्बई में आइए, बम्बई में सामने सामने हमारे लिए कीजिए ना। हम जैसे साधारण उत्तर भारतीयों को क्यों परेशान करने के लिए वो उल्टा जवाब दे रहे हैं? बम्बई में उत्तर भारतीय कमाने के लिए आया हुआ है, हमको कमाना है और खाना है। हम लोग मराठी में, हमको जरूरत लगेगी, हमारे पास ग्राहक आएगा तो हम मराठी में बोलेंगे और सीखेंगे भी। मगर इस तरह की बयानबाजी निशिकांत दुबे करेंगे तो उसका परिणाम उनको भुगतना ही चाहिए, सरकार को देखना चाहिए, सरकार ने उनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। मगर हम आम लोगों को तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जी, आप क्या बताएंगे? मैं इस दुबे जी के बारे में यही बोलना चाहूंगा कि जो उन्होंने बयान दिया है इस विषय को लेकर के, तो वो मुझे लगता है दूर से भाला फेंक के मार रहे हैं और वो भाले का परिणाम यहाँ आम उत्तर भारतीयों को होगा जो यहाँ कमाने खाने यहाँ आए हैं। तो इस तरह की बयानबाजी और भड़काऊ बयानबाजी उन्होंने वहां पर ही अपनी ऊंची राजनीति दिखानी चाहिए। यहाँ पर इस तरह की बयानबाजी को मैं इसे नहीं समर्थन करता हूँ। पता जी, आपके सब क्या बताएंगे? मैं निशिकांत दुबे जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने पब्लिक को रोकने के लिए वहां पे कुछ बिजनेस खड़ा करें, कुछ धंधा खड़ा करें, जिस लिए कि वहां की पब्लिक यहाँ नहीं आए, ये तैयारी करें। मैं उसको पटक के मारूंगा तो वो बोलता है उसको डुबो के मारूंगा। तो राजनीति वाले अपनी राजनीति अपने घर पे सेके, पब्लिक को मारामारी में मत लेके। राज ठाकरे साहब से मैं कहूंगा कि आम पब्लिक आपको कुछ नुकसान नहीं पहुंचा रही, आपके सपोर्ट में ही है, सब लोग मराठी सीख रहे हैं, दो धंधा व्यापार कर रहे हैं। निशिकांत दुबे कर रहा है या पप्पू यादव कर रहा है या और राजनीतिक पार्टी कर रहा है, उन लोगों को आप उन लोगों के भाषा में जवाब दीजिए, लेकिन उस भाषा के बदले में पब्लिक को मत पेशिए। जो पब्लिक पीस रही है, जो आदमी यहाँ आया है, ठेला लगा रहा है, सब्जी की दुकान लगाया, मोबाइल की दुकान खोल लिया, रिपेयर की दुकान, वो एक गरीब आदमी है, वो कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं होता। यदि बड़ा आदमी रहता तो अपने गांव में बैठा रहता, अपने शहर में काम करता। मैं उत्तर भारत के जितने भी नेता लोग हैं सबसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इतना धंधा व्यापार खड़ा करिए कि वहां के लोग यहाँ नहीं आएंगे, कुछ नहीं होएगा। हम लोग वहां रुक के धंधा करेंगे, हम लोग सीखे पड़े आदमी हैं, काम धंधे वाले, हम लोग वहां जाके धंधा करेंगे। यहाँ पे क्यों आए दूसरे सिटी में काम करने के लिए? तो आप लोग प्लीज ये भाषा का विवाद मत खड़ा करो। आप लोग केवल धंधे के ऊपर जाओ, काम धंधा बढ़ाओ, रोजगार बढ़ाओ उत्तर भारतीयों के लिए। उत्तर भारतीय वहां रोजगार करेंगे, यहाँ नहीं आएंगे। सकल हिंदू समाज के लिए जितने भी हैं, मतलब जो भी हिंदी भाषी लोग हैं, उन लोग के लिए रोजगार अपने क्षेत्र में बढ़ाइए। आप नेता हो, हमारे नेता हो, तो रोजगार बढ़ाओ, रोजगार बढ़ा के दिखाओ, फिर भाषा का विवाद बढ़ाओ। पहले रोजगार नहीं है, उसके पहले आप भाषा का विवाद मत करो। रिक्वेस्ट है कि यहाँ के लोगों को पिटवाने के लिए आप वहां से भाला मत फेंको। यदि भाला फेंकना है तो आप यहाँ आओ, यहाँ रुको और यहाँ के लोगों के सपोर्ट में खड़े हो, फिर ये सब करो। और ऐसा मतलब मेरा कहना, ऐसा भाला वहां से मत फेंको, ऐसे जवाब मत दो। देना है तो आओ, मुंबई में 2 फ्लैट खरीदो, यहाँ रुको और लोगों के साथ खड़े रहो और भाषा का भाषा से जवाब दो। आप यहाँ आके नहीं दे रहे हो, आप बैठे हो बिहार में, आप बैठे हो झारखंड में, आप बैठे हो यूपी में, और वहां से बोल देते हो कि मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा करूंगा। ये सब गलत वर्ड बोल रहे हो, इसका हम लोग निषेध करते हैं। तो निशिकांत दुबे जी का सब निषेध कर रहे हैं और उनका कहना है कि आप अपने राज्य में रोजगार बढ़ाइए और ताकि यहाँ लोगों को आना ना पड़े। बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए सुधाकर। इस जानकारी के साथ आप मेरे साथ जुड़े। डॉक्टर आदिश श्री अग्रवाल मेरे साथ, सीनियर एडवोकेट, इस वक्त पूर्व अध्यक्ष SCBA मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अग्रवाल, 2 चीजें हैं मैं आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि मुझसे ज्यादा आप इन चीजों को नजदीकी से समझते और जानते हैं। 19(1)(a) संविधान में बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देता है। वहीं 350(a) की बात करें तो प्रत्येक राज्य और राज्य के भीतर स्थानीय प्राथमिक स्तर पर अपनी मातृभाषा में शिक्षा की बात करता है। और तीसरा त्रिभाषा फार्मूला है। त्रिभाषा फार्मूला को भी सामने रखा गया। ये 350(a) को भी अगर हम देखें, 19(1)(a) को भी हम देखें। महाराष्ट्र की हिंसा आपको क्या लगती है सर? देखिए, ये हिंसा नहीं होनी चाहिए। सरकार को ये एक प्रोविजन रखना चाहिए कि जो यहाँ रहेगा
जो यहाँ काम करे उसको लोकल लैंग्वेज भी आनी चाहिए, और ये चीज उन दुकानदारों का भी फायदा होगा। अगर कोई जो है अगर वो लोकल लैंग्वेज नहीं जानता है और उसके पास मराठी कोई सामान लेने के लिए आता है, तो वो हो सकता है कि गलत चीज दे दे, उससे झगड़ा बढ़ सकता है। कोई ऐसी दवाई दे दे, गलत दे दे, तो एक भलाई सबके लिए है और सरकार की ये ड्यूटी है कि जब इस तरीके का अपोजिशन वाले या खुद भी सरकार भी ये चाहती है कि भाई उनकी जो अपनी लैंग्वेज है मराठी वो सब जाने, तो उसके लिए एक स्कूल वगैरह का इंतजाम होना चाहिए प्रॉपर, जिसमें ओल्ड और वयस्क जो हैं, जो स्टूडेंट नहीं, जो नॉर्मल जो स्कूल के बच्चे होते हैं, बड़े भी उस लैंग्वेज को पढ़ने का उन्हें अपॉर्चुनिटी मिले और एक स्पेसिफिक टाइम देना चाहिए। इस तरीके की दिक्कत ये बढ़ती ही नहीं, और सरकार को अभी भी ये टाइम है। और ये बात मैं सुन रहा था जो कुछ वहाँ से जो बाहर के आए हुए जो अभी जो इंटरव्यू लिया कि हम बाहर वाले उकसाते हैं, ये चीज अच्छी नहीं है। बाहर वाले उकसाते थे, उनके स्टेट वालों पे ही रिएक्शन जो वहाँ रह रहे हैं महाराष्ट्र में उन पे असर पड़ेगा। उनका ये सही था कि यहाँ आके आदमी अपने विचार व्यक्त करे तो वो ठीक प्रैक्टिकल जो चीज होगी उसको सोचेगा। तो सरकार को चाहिए, परंतु अभी भी किसी को हिंसा करने का अधिकार नहीं है, ये क्रिमिनल ऑफेंस होता है। अगर कोई भी इस चीज की जो इसके साथ मारपीट हुई है वो अगर पुलिस में जाता है, पुलिस की ड्यूटी है एफआईआर रजिस्टर करने की और उस पर एक्शन लेने की। ये नहीं कि जी क्योंकि ये मराठा मेजॉरिटी में है, ये मराठा स्टेट है, तो इसलिए पुलिस एक्शन ना ले। ये ललिता कुमारी का एक जजमेंट है, ललिता कुमारी वर्सेस उत्तर प्रदेश शासन, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिए हैं, अगर कोई शिकायत जिसमें कोई क्रिमिनल ऑफेंस इज मेड आउट तो पुलिस को एफआईआर लिखनी होगी। अग्रवाल साहब मैं आपसे ही दो तीन चीजें क्लियर कर लेता हूं और आप बोलेंगे क्योंकि आप सीनियर एडवोकेट हैं तो बहुत सही मैसेज जाएगा। एक तो मैंने निशिकांत दुबे के बयान को सुना, उन्होंने कहा कि अगर आप यही सब करेंगे तो आप किसी और स्टेट में जाएंगे तो वहां की जनता आपको पटक पटक कर मारेगी। खैर उकसावे वाले शब्द हैं, लेकिन वो अपनी तरफ से कदम उठाने की बात नहीं कर रहे हैं, जो उनका बयान है। दूसरा, राज ठाकरे कह रहे हैं कि हम समुद्र में डुबो डुबो कर मारेंगे। राज ठाकरे के मनसे के कार्यकर्ता किसी को भी पकड़ ले रहे हैं, थप्पड़ मार दे रहे हैं। मैं इसको रिवर्स तरीके से आपके सामने रखता हूं। क्या कोई आम आदमी किसी बड़े पब्लिक फिगर को या सेलिब्रिटी को अगर ऐसे ही थप्पड़ मार दे तो उसी तरीके से बच जाएगा जैसे बच जा रहा है? क्या मुंबई पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए तुरंत जो उकसा रहा है उसके खिलाफ, राज ठाकरे के खिलाफ? मिस्टर राज ठाकरे के खिलाफ भी 120B में कॉन्स्पिरेसी में एक ये ऑफेंस बनता है, परंतु जिसने मारा है उसके ऊपर भी बनता है। उसका मेन है वो उन्होंने उकसाया है, और कॉन्स्पिरेसी में सब ये उनके ऊपर भी डिफरेंट सेक्शंस लगते हैं। और पुलिस को अगर कोई लिखित उनके पास शिकायत आई है तो पुलिस को एक्शन लेना चाहिए। हर रैली में बयान है राज ठाकरे का, हर कहीं है, पुलिस देख क्यों नहीं रही? ये तो पुलिस की ज्यादा नजर पे मैं बात करूंगा। मौलाना अली हुसैन कुम्मी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं शिया पर्सनल लॉ बोर्ड से। मौलाना साहब बहुत स्वागत है। थोड़ा पहले मैं चाहता था चर्चा करूं आपसे, लेकिन कुछ तकनीकी दिक्कत आ रही थी। लेकिन मौलाना साहब, इस पूरी लड़ाई में एक तरफ लोग पिस रहे हैं जिन्हें यह नहीं पता कि आज वो घर से काम के लिए निकले तो कोई इन्हें पीट देगा या नहीं पीट देगा, अब कदम कोई उठा नहीं रहा है। दूसरा, इसमें सवाल अब उठने लगे कि मुस्लिम इलाकों में जाकर लोगों से जबरन मराठी बुलवाकर तो दिखाइए। इस पर बड़े एतराज हुए हैं पार्टियों की तरफ से कि आप हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। आप इस पूरे झगड़े को और इस गुंडागर्दी को किस नजर से देखते हैं मौलाना साहब? देखिए, पहली बात तो यह है कि भारत के अंदर हमारा अपना मानना यह है कि पूरे भारत में एक जबान सबको पढ़ना चाहिए,
वह है हिंदी जबान। हिंदुस्तान की जबान हिंदी है और दुनिया में हिंदी जबान पहचानी जाती है। ये सूबाई जबान है। महाराष्ट्र की जबान अलग है, यूपी की जबान अलग है, बिहार में अलग बोली जाती है, अलग अलग जबान बोलती है। मगर ये लोग गुंडागिरी करते हैं वहां के ऊपर, महाराष्ट्र के अंदर, ये महाराष्ट्र इनके बाप दादा की मिल्कियत नहीं है। ये महाराष्ट्र जो है हिंदुस्तानियों का है, भारतीयों का है, चाहे वो यूपी के लोग हों, चाहे वो बंगाल के लोग हों, कहीं के लोग हों, उनको पूरा इख्तियार है कि महाराष्ट्र में रहें। और अगर यूपी के लोग महाराष्ट्र में ना होते तो महाराष्ट्र कोई पहचानता भी ना। आज जो सारी तरक्कियां हैं, सारी कॉलेजेस हैं, काम करने वाले यूपी के लोग हैं, मेहनतकश हैं, मजदूरी बड़ी भी के लोग हैं। तो ये लोग हमेशा से ऐसे ही हरकतें कर रहे हैं, बेगुनाहों को मारना, गरीबों को परेशान करना है, जो बेचारे सड़क पर ठेला लगाए हुए हैं, छोटे छोटे कारोबार कर रहे हैं, क्योंकि इनको जो है मालूम हो गया है कि इनकी हुकूमत खत्म हो गई। अब राज ठाकरे का दौर खत्म हो गया, अब वहां पे भाजपा सरकार है और हिंदुस्तान के अंदर भाजपा सरकार जो है बहुत अच्छा काम कर रही है। अगर वहां पे गुंडागिरी करेंगे तो हुकूमत का काम यह है कि उनको गुंडों को जो है जेल में डाले, चाहे कोई राज ठाकरे हो या कोई ठाकरे हो भी हो, किसी को बख्शना नहीं चाहिए है। ये इस वक्त हिंदुस्तान में, भारत में मोदी सरकार है, गुंडों की सरकार है। गुंडागिरी किसी की नहीं चलने वाली, चाहे यूपी हो, चाहे बिहार हो, चाहे बंगाल हो, चाहे महाराष्ट्र हो। और मैं समझता हूं हमारे मुल्क के वजीर आजम मोदी जी हों, चाहे गृह मंत्री हों, चाहे रक्षा मंत्री हों, इन्होंने हमेशा जो है प्यार मोहब्बत की बात की है और सबको जोड़ने का काम किया है। ये भारत की खूबसूरती है कि हम सब मिलजुल के रहते हैं, मिलजुल के रहेंगे भारत के अंदर। जबान जो भी बोली जाए, मगर असल जबान जो है वो हिंदुस्तान की भारतीय जबान जो है वो हिंदी जबान है और दूसरी जबान जो है उर्दू है। देखिए, हम सब मिलजुल के रहेंगे जब ये एका होगा। ये जबान में लोगों को न बांटा जाए कि महाराष्ट्र की जबान क्यों नहीं आती है, उनको मारेंगे पीटेंगे। तो पहली बात तो ये है कि मैं वहां की सरकार से अपील करूंगा कि बेगुनाहों पे जो जुल्म हो रहे हैं वो अच्छी बात नहीं है। इन लोगों के खिलाफ FIR होना चाहिए है, इन लोगों को पकड़ना चाहिए है, इनको जेल की सलाखों में पीछे जाना चाहिए। जब ये जाएंगे जब इनके दिमाग ठिकाना है, जब ये दाल रोटी खाएंगे जाके जेल की। ये जो मतलब महलों में रह रहे हैं, गरीबों का खून वाकई महलों में रह रहे हैं, गरीबों की पिटाई कर रहे हैं, गरीबों का खून चूस रहे हैं। अगर यही चीज़ उल्टी हो जाए मौलाना साहब, वाकई आप सही बात कह रहे हैं। पंजाब में अगर कोई जाए, वहाँ पंजाबी या गुरमुखी ना आने पर पिटाई होने लगे, या फिर आप असम में चले जाएं, असमी ना आने पर पिटाई होने लगे, तो इस देश का अनेकता में एकता का जो गुलदस्ता है वो तो तोड़ने का काम ये सब कर ही रहे हैं। लेकिन नाजिया, मुझे नई एजुकेशन पॉलिसी भी यहाँ याद आती है, जिसमें 3 भाषाओं का त्रिभाषा फार्मूला रखा गया था। यहाँ पर मातृभाषा थी, राष्ट्रभाषा थी और अंग्रेजी या कोई वैकल्पिक भाषा थी, यानी बच्चा इन 3 में पारंगत हो, प्रवीण हो। 350 से जिसका जिक्र मैंने किया, उसमें प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में पढ़ाई होनी चाहिए थी, जैसी मराठी में चल रही थी, और GR वापस हो गया तो वो चीज़ हासिल हो गई थी। लेकिन उसके बाद जो किया जा रहा है नाजिया, क्या ये महाराष्ट्र के नौनिहालों, महाराष्ट्र का यूथ जो अभी बालिग नहीं हुआ है, उसके दिमाग में जहर भरने की कोशिश की जा रही है कि वो खुद को अलग समझे, देश की मान्यताओं से अलग रखे, अलग सोच के साथ आगे बढ़े? नाजिया, एकदम राजीव जी, आपने बिल्कुल सही कहा है कि कहीं ना कहीं आने वाले मराठी युवा बच्चों के दिमाग में एक डिस्क्रिमिनेशन पैदा किया जा रहा है, एक अगलाव पैदा किया जा रहा है कि यूपी वाले तुम्हारे नहीं हो सकते, बिहार वाले तुम्हारे नहीं हो सकते, बंगाल वाले तुम्हारे नहीं हो सकते। अब भाषा अगर इतनी ही महत्वपूर्ण है, और खास करके मराठी भाषा, तो फिर श्रद्धा को बचाया क्यों नहीं? मराठी भाषा ने बचा लिया होता श्रद्धा को, उसी समुदाय से आ रही थी। कई बच्चियां हैं, अब जैसे बंगाल में हमारी लॉ स्टूडेंट, उनका रेप हो गया, फिर अभया डॉक्टर बिटिया का हो गया, तो बंगाली भाषा बचा लेती। तो बहुत सारी ऐसी घटना है। मारवाड़ी कन्हैया लाल, उसका गला सरतन से जुदा हो गया, तो मारवाड़ी बचा लेते, उसको भाषा बचा लेती उसको। right. और बिल्कुल मनोज जी ने सही कहा कि जिस तरीके से पहलगाम में धर्म पूछ करके, खतना देख करके मारा जा रहा था, जो पाकिस्तान के आतंकी टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन से आकर के गोलियां दाग रहे थे और हिंदुओं का जेनोसाइड कर रहे थे पहलगाम में, उसी तरीके से अब यूपी, बिहार, बंगाल वालों का जेनोसाइड करने की पूरी कोशिश कर रहा है राज ठाकरे। बिल्कुल पहलगाम वही दिखाई दे रहा है। देखिए, हमने हमेशा यही सीखा
कि हिंदी हम कहीं भी बोल सकते हैं। और मैं तो यूएई मतलब अबू धाबी और दुबई में भी जाकर के प्योर हिंदी में बात करती हूं मैं। हालांकि मुझे अरबी लिखना, पढ़ना, बोलना, समझना आता है, लेकिन फिर भी मैं प्योर हिंदी में बात करती हूँ, क्योंकि वो मेरी भाषा है, मेरे मातृभूमि की भाषा है। मैं तो बोलूंगी और कोई मुझे नहीं रोक सकता। तो इस हिंदुस्तान जिसमें विभिन्न कास्ट और क्रीड के लोग रहते हैं, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, अलग अलग मजहब के लोग रहते हैं और अलग अलग भाषा के लोग रहते हैं, लेकिन मातृभूमि तो सबकी एक है और हिंदी तो हम कहीं भी बोल सकते हैं। जिस तरीके से गरीब लोगों पर अत्याचार राज ठाकरे का चल रहा है, जिस तरीके से हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान के खिलाफ राज ठाकरे की साजिश चल रही है, ये हर हाल में एक जिहादी मानसिकता को दर्शाने का काम राज ठाकरे कर रहा है। और मुझे लगता है कि एक एफआईआर नहीं या एक वकील नहीं, अलग अलग तरीके से अलग अलग राज्यों के जिम्मेदार लोगों को खड़े होना चाहिए और राज ठाकरे के ऊपर एफआईआर, सीरीज ऑफ एफआईआर होने चाहिए और इसकी ये जिहादी मानसिकता को तुरंत इमीडिएट कंट्रोल करके रोकना चाहिए, कानूनी दायरे से रोकना चाहिए। आप एकदम सही बात कह रही हैं, आप एकदम सही बात कह रही हैं, क्योंकि इसके अलावा इसका कोई इलाज नहीं है। अगर ये जहर भर दिया गया तो देश को तोड़ने की जो चीजें यूं ही चलती रहती थी वो इतनी बुरी तरीके से अंदर अंदर टूट जाएगा कि जुड़ा तो दिखाई पड़ेगा लेकिन टुकड़ों में। लेकिन नितेश राणे ने आज एक बार फिर राज ठाकरे को चुनौती दी और उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि अगर उनमें हिम्मत है जाएं मदरसों की तरफ और जबरन मराठी बुलवा कर दिखाएं। पहले सुनवाते हैं। राज साहब को बोलूंगा, स्कूल बंद करने के बजाय मदरसा बंद कर डालो ना, क्योंकि मदरसा के अंदर पढ़ाई नहीं की जाती है, मदरसा में कोई भी मराठी नहीं सिखाई जाती है, वहां तो उर्दू की सख्ती है। और मदरसाओं में सच्ची में पढ़ाई की जाती है कि उसके अंदर आतंकवादी बनने के लिए सब पढ़ाई की जा, उसको सिखाया जाता है। कुछ महीनों पहले बुल्डाना के एक मदरसा में यमन के नागरिक मिले थे अपने को, सरकार को। बहुत मदरसाओं के अंदर तलवारें मिलती है, जिलेटिन की काड़ियां मिलती है। तो हमारे हिंदुओं की स्कूल बंद करने के बजाय ये जिहादियों के माध्यम से चलाने वाले ये मदरसा को बंद करना चाहिए ना। घनश्याम उपाध्याय मेरे साथ याचिकाकर्ता इस वक्त जुड़े हुए हैं। घनश्याम उपाध्याय, आप सारी राजनीति को सुन और समझ रहे होंगे। ये राजनीतिक बातें चुनौती एक दूसरे को देती हुई हैं, लेकिन कभी कभी लगता है कि शायद सामने वाला तल्ख बात कह रहा है लेकिन कुछ सही का पुट भी उसमें दिखाई पड़ता है। आपको क्या उम्मीद लगती है? आप सुप्रीम कोर्ट के सामने अपनी प्रेयर लेके गए हैं, क्या आपको उम्मीद लगती है कि राज ठाकरे की ऐसी जबान और ऐसे राज ठाकरे के मनसे के लोगों की हरकतों पर लगाम जल्दी ही लग जाएगी? देखिए, मैंने अपने पिटिशन में बहुत लार्जर इशू को मैंने रेज किया हुआ है। हमने कहा हुआ है कि आजकल राजनीति जो है एक मतलब सेवा का प्रोफेशन नहीं रह गया है, एक बिजनेस बन गया है। और जो लोकल रीजनल लेवल पॉलिटिकल पार्टी का रीजनल लेवल पे जैसे है राज ठाकरे जैसे लोग हैं, ये रीजनल लेवल पार्टियां बना करके अपनी दुकान चलाने की कोशिश करते हैं और ये काम करने के लिए ये देश का बड़ा से बड़ा अहित कर सकते हैं। राज ठाकरे की जो एक्टिविटीज है वो देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता के ऊपर सीधा आघात है। अगर ऐसे किया जाएगा देश हमारा खंड खंड हो जाएगा। और ये कानून में देखिए संगीन अपराध बनता है। हमने जो पिटीशन फाइल करने के पहले हमने पुलिस को और महाराष्ट्र गवर्नमेंट को मैंने 10 जुलाई को मैंने कंप्लेन लिखा था और उस कंप्लेन हमने डिटेल में क्या क्या सेक्शन लगेंगे राज ठाकरे के ऊपर मैंने सब जिक्र किया था। 152, 196, 197, 299, 353(1), BC 353(1)C एंड 353(2). ये सब संगीन अपराध इसमें बहुत सारे हैं। और endangering the integrity and unity and sovereignty of the country India, ये वेरी सीरियस ऑफेंस, इसमें पनिशमेंट बहुत तगड़ा है, बता दूं आपको। और ये सीधा ऑफेंस उस कैटेगरी में इनका एक्टिविटी जाती है। और हमने कंप्लेन हमारा होने के बाद में अगर नहीं किया है तो मुझे पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इसका संज्ञान लेगी। और हमारा ऐसा कहना है कि समय ऐसा आ गया है कि देश को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट कोई गाइडलाइंस लेट डाउन करे लार्जर इशू पे
कि इस तरह के अगर पॉलिटिकल पार्टियां, नेता देश को बांटने के लिए इस तरह के अगर मुद्दे उठाते हैं और देश में इस तरह से अगर वो मतलब बेमनस पैदा करते हैं तो उनकी पॉलिटिकल पार्टियों को रद्द किया जाए। वाकई आप सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं। एक ऐसी नजीर बननी चाहिए कि आगे किसी और हिस्से से इस तरीके की आवाजें ना उठें। आदेश अग्रवाल सर, मैं बहुत संक्षेप में आपसे समझना चाहूंगा। मुझसे कुछ ऐसे ही डिस्कशन के दौरान कुछ राजनेताओं ने कहा कि जब ऐसे मुद्दे बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, हमें उम्मीद होती है कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिए जाने का वक्त आ गया है। क्या आपको भी ऐसा सीनियर एडवोकेट लगता है कि ऐसे मुद्दों पर बड़ी अदालतें सुओ मोटो ले सकती हैं? लेना चाहें ले सकती हैं, परंतु जैसे हमारे साथी घनश्याम उपाध्याय जी ने पिटीशन डाल दी है तो अब उन्हें और लेने की जरूरत नहीं है। उसी के अंदर लार्जर स्कोप करते हुए और नॉट ओनली ऑन दिस मराठा, उस पे कभी तमिलनाडु का होता है, कभी कन्नड़ का होता है, कभी तो वो सारा लार्जर इशू पे जो है सुप्रीम कोर्ट एक्शन अब मामले को टेकअप करेगी। और मेरा विश्वास है कि इससे आगे की जो गवर्नमेंट्स के जो हमारी एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं उन पे भी डायरेक्शन इशू होंगे, उन पे भी डायरेक्शन इशू होंगे। आप एकदम सही बात कह रहे हैं कि अगर इससे कुछ डायरेक्शंस आते हैं, कोर्ट का कोई ऑर्डर आता है तो शायद सबके लिए एप्लीकेबल होगा और सब तरीके से उसको समझ जाएंगे। मौलाना अली हुसैन मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। मौलाना साहब, इससे इस्लाम को मानने वालों के बीच में क्या आपने महाराष्ट्र में अपने जानकार लोगों से बात की, किसी तरीके का कोई डर फैला इस भाषा विवाद को लेकर और उसके बाद चली तमाम बातों को लेकर? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वहां के ऊपर मुसलमान बहुत खुशहाल है और अमन है, क्योंकि भाजपा सरकार है। उसकी जिम्मेदारी है कि हर नागरिक का ख्याल रखे, हर हिंदुस्तानी जहां पर भी रह रहा है, हुकूमत की जिम्मेदारी होती है। ये राज ठाकरे जैसे लोगों से न कोई डरा है और न कोई डरेगा। मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही इत्मीनान के साथ अपने ही महाराष्ट्र में रह रहे हैं, और ये महाराष्ट्र किसी का नहीं है, हम सबका है, भारत जैसे है। तो इसलिए हमें तो कोई ना ऐसी कोई बात नहीं लगी। और जहां तक ये बात अभी एक साहब ने कहा मदरसे के बारे में, तो देखिए मैं खुद ये बात कहता हूं कि जहां पर भी मदरसों में गलत काम हो रहे हैं, गलत पढ़ाई जा रही है, उनको बंद करना चाहिए। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे हिंदुस्तान में मदरसों में ऐसा हो रहा है, सारे मंदिरों में ऐसा नहीं है। कहीं कहीं अगर ऐसा हो रहा है तो गलत हो रहा है, उसकी मजम्मत करते हैं। अगर आप सारे मुसलमानों को बुरा कहें या सारे मदरसों को बुरा कहें, ये अच्छी बात नहीं लगती है, क्योंकि मदरसा जो है वो शिक्षा का क्षेत्र है और वहां पर तालीम दी जाती है। और जो गलत पढ़ाते हैं, गलत करते हैं, उनको गलत तरीके से उन पर सजा होना चाहिए, मदरसे बंद होना चाहिए। ऐसे हम उसकी हमेशा जो है मजम्मत करते हैं। मगर इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप सारे मदरसों को ले गए हैं, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे यूपी हो, चाहे किसी भी के अंदर हो। तो प्यार मोहब्बत की जबान हर मुल्क, हर समाज में होना चाहिए है। हर एक को भाईचारे की दावत देना चाहिए है। ये प्यार मोहब्बत से मुल्क चल रहा है। आज दुनिया में मुल्क, भारत ऐसा मुल्क है जो दुनिया इसकी तारीफ कर रही है। किस तरह से हम दुनिया में जाते हैं, दुनिया के मुल्कों में जाते हैं, हमारी हिंदी जबान बोली जाती है। करोड़ों की तादाद में हिंदुस्तान के रहने वाले, दुबई हो, आप गल्फ कंट्री में देखें, यूरोप में जाएं, अमेरिका में जाएं, जहां जाएंगे हिंदी जबान वाले लोग हैं, भरे पड़े हुए हैं, बड़े बड़े मार्केटर्स हैं, बड़े बड़े कारोबार हैं, बिजनेस है, सब हिंदी जबान बोलते हैं। उनको कोई अरब में कोई एतराज नहीं करता है। तो हमें नहीं लगता है कि हिंदुस्तान में ऐसा माहौल बनाया जाए कि नाजिया, ठीक है, न मराठी से सीखना जरूरी है, न हिंदी से। नाजिया, बस 10 सेकंड आपसे और लूंगा, 10 सेकंड में। क्या आपको लगता है कभी आपको इस तरह की धमकी मिली तो आप कैसे इसका जवाब देंगे? नहीं, मुझे तो ये धमकी देने की हिम्मत ही नहीं है। ना राज ठाकरे की है, ना राज ठाकरे की हिम्मत है, और ना ही ममता बनर्जी की हिम्मत है कि वो मुझे ये धमकी दें कि यहाँ की भाषा। नहीं, आपको तो मराठी और बांग्ला दोनों बेहतर आती हैं। ठीक है, मैं जरूर कहना चाहूंगी जी राजीव जी, एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगी कि मुझे एज सच सुप्रीम कोर्ट से कोई खास उम्मीद नहीं है, क्योंकि जिस हिसाब से तीस्ता सेतलवार को भारतनाट्यम देखते वक्त रोस्टर बनाया गया जजेस का और उसको बेल दिलवाया गया, उसके बाद जस्टिस वर्मा के घर से नोट की बारिश हुई और उनके केस आज तक
हमने कुछ रिपार्केशन नहीं देखा। मुझे लगता है कि वकील साहब को उठना चाहिए और अपने पिटिशन को एक ग्रीवियंस लेटर में चेंज करके देश की राष्ट्रपति के सुपुर्द करना चाहिए और राष्ट्रपति का निर्णय का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि ऐसा मुझे तो नहीं लग रहा है, क्योंकि मैं रोज सुप्रीम कोर्ट जाती हूँ, मुझे नहीं लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट से कुछ अच्छा फ्रूटफुल कुछ जजमेंट आएगा। चलिए सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद ना उम्मीदी, कुछ करते हैं कुछ नहीं करते हैं, सबका अपना अपना पव्यू है, लेकिन मैं मानता हूं कि उम्मीद खोनी नहीं चाहिए। नाजिया, आप जैसे एक्टिविस्ट हैं, मौलाना कुम्मी जैसे लोग हैं, या आदिश अग्रवाल जैसे सीनियर एडवोकेट और उपाध्याय जी जैसे याचिकाकर्ता हैं, तो जगाने का काम तो होता रहेगा। समय शायद मेरे ख्याल से थोड़ा लग जाएगा। बहुत शुक्रिया, आप सभी मेरे साथ जुड़े, आप सभी ने चर्चा में अपनी बात सामने रखी। उधर निशिकांत दुबे और राज ठाकरे के बीच छिड़ी जुबानी जंग और महाराष्ट्र में भाषा पर गरमाई सियासत के बीच बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस की सांसद वर्षा गायकवाड़ इस वक्त जुड़ रही हैं। वर्षा जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में हमारे साथ जुड़ने के लिए। महाराष्ट्र में भाषा विवाद के बीच कांग्रेस ने हिंदी प्रकोष्ठ क्यों शुरू किया है? आज हमने जो है वो मुंबई कांग्रेस की तरफ से जो उत्तर भारतीय हमारा प्रकोष्ठ है, जिसके प्रमुख अवनीश सिंह जी हैं, उनका एक कार्यक्रम जो है उत्तर भारतीय प्रकोष्ठ की तरफ से आयोजन किया था, जिसमें हमने मुंबई विरासत मिलन ये करके यहाँ पे से कार्यक्रम शुरू किया है, जिसमें हम अतीत की नींव पे भविष्य का निर्माण के अंतर्गत जो है वो कांग्रेस के विचार जो है वो उत्तर भारतीय समाज में लेके जाने का काम करेंगे। जैसे आपको पता है, उत्तर भारतीय समाज के जो प्रश्न हैं, चाहे वो रेलवे के प्रश्न हो, चाहे वो उनके जो हॉकर्स के प्रश्न हो, समाज के अलग अलग प्रश्नों के साथ खड़ा रहने का काम करेंगे। हमारे प्रकोष्ठ के लोग जो है वो इस मुंबई विरासत मिलन के माध्यम से नीचे तक जाएंगे, समाज से बात करेंगे, समाज से जो है वो वहाँ पे अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन करेंगे। और जो कांग्रेस पार्टी की विरासत रही है, चाहे मुंबई महानगर पालिका के महापौर का पद हो, चाहे वो मुंबई के अध्यक्ष का पद हो या मंत्रिमंडल में स्थान देने की बात हो, कांग्रेस ने हमेशा ही उत्तर भारतीय समाज को जो है वो सम्मान देने का काम किया है। ठीक है वर्षा जी, महाराष्ट्र में भाषा विवाद जो चल रहा है उसको लेकर आपकी राय क्या है? एकदम सिंपल है कि मराठी हमारी मातृभाषा है, इसका हमें अभिमान है, स्वाभिमान है, हमारी अस्मिता है। मराठी भाषा को जो है वो सिखाना चाहिए, क्योंकि बच्चों को मातृभाषा में सिखाने से जो है बच्चों को अच्छे से समझ में आता है। लेकिन 5वीं स्टैंडर्ड से हमें हिंदी भी सिखाई जाती है, तो कोई भाषा का हम जो है वो विरोध नहीं करते, सब भाषाओं का हम सम्मान करते हैं, लेकिन किसी भाषा की सख्ती करना ये गलत है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये विवाद जो पैदा किया है वो विवाद पैदा करने की कोई जरूरत नहीं थी। पढ़ाई करके अगर निर्णय लेते तो आज के तारीख में हिंदी भी सिखाया जाता है, आज की तारीख में मराठी भी सिखाया जाता है, और दोनों लैंग्वेज का सब सम्मान करते हैं। सही कह रहे हैं आप। वहीं भाषा के नाम पर जो गुंडागर्दी हो रही है और भड़काऊ बयान, ये कौन सी मानसिकता है? तो ये कहना है कि नीतीश राणे जी का राजीनामा लेना चाहिए मुख्यमंत्री महोदय ने। पहले तो इसलिए मैं कहना चाहती हूँ कि वो देश के संविधान पे बात करते हैं। मैंने कल ही मुख्यमंत्री महोदय का स्टेटमेंट सुना, उन्होंने अध्यक्ष का स्टेटमेंट सुना, राहुल नार्वेकर जी का, जिन्होंने जब अपनी नोट पढ़ी उस हादसे के लिए विधानसभा के में जो मारामारी उस हादसे के ऊपर, तो उन्होंने कहा कि हम सब सदस्य जो है देश के संविधान के प्रति समर्पित होकर जो है वो शपथ लेते हैं, और हम ये कहते हैं की कायद्याच्या अंतर्गत देशाच्या संविधानाचा आम्ही जे आहे ते पूर्णपणे श्रद्धा आणि निष्ठा बाळगू। तो अगर आप ये शपथ लेके एमएलए बनते हैं, ये शपथ लेके आप मिनिस्टर बनते हैं और आप देश के संविधान को नहीं मानते, लगातार आप लोगों के बीच में जो है वो धार्मिक वाद निर्माण करने का काम करते, तो उसके ऊपर कोई तो कार्रवाई होनी चाहिए, उनको मंत्रिमंडल में नहीं रहना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग समझने लगे कि वो धर्म के ठेकेदार बन गए। आप धर्म के ठेकेदार नहीं हो। धर्म बहुत बड़ा है और हर धर्म मानवता सिखाता है, हर धर्म इंसानियत सिखाता है। पहले तो आपको धर्म नहीं समझ में आया, ये मेरा उनसे कहना है, और आपको देश का संविधान तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। और जिस आदमी को देश का संविधान नहीं समझ में आता है, उस आदमी को देश के मंत्री की पूछ में नहीं रहना चाहिए। ठीक है, वही भाषा के नाम पर गुंडागर्दी और भड़काऊ बयान, कौन सी मानसिकता आपको लगती है? मानसिकता ऐसी है ना कि वो 4-5 पार्टी बदल के आते हैं तो वो ज्यादा दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम कितने क्या कहते हैं, और ये जो चल रहा है ना, ये बिल्कुल सही नहीं चल रहा है। जिस बारे में वो बात ज्यादा से ज्यादा कर रहे हैं, मैं उनसे ये कहना चाहूंगी कि आपका काम है आपके विभाग के बारे में बात करना। आप तो मत्स्य उद्योग के बारे में कुछ भी बात नहीं करते। आप कोकण में कितने प्रोजेक्ट लेके जा रहे हैं, मुंबई में इतना बड़ा समुद्र किनारा है, उसमें क्या कर रहे हैं, उसके बारे में तो कुछ भी बात नहीं कर रहे हो। आप ठेकेदार नहीं हो, मैंने शुरुआत में कहा, मैं आज भी उसी बात पे कहूंगी।
तो आप कितने 4 पार्टी बदल के आओ तो आपकी एक विचारधारा है क्या, पहले उसके ऊपर भी बात करो। वहीं महाराष्ट्र में अनेक मुद्दे हैं, किसान का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, राज और उद्धव मराठी का मुद्दा लेके बैठे हैं, आखिर क्यों? राज ठाकरे जी ने कहा मराठी का मुद्दा निकाला, मराठी का मुद्दा तो हमारे राज्य की सरकार ने निकाला। ये जेआर निकाला ही क्यों था? इसकी पढ़ाई हुई थी क्या? लेकिन मुझे लगता है जेआर रद्द होने के बाद विवाद बंद होना चाहिए था, लेकिन कमेटी निर्माण करके विवाद जानबूझकर सरकार ने चालू रखा है। जब आपको मराठी पे अभिमान है, जब आपको महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है आप, तो आपको पहले निर्णय लेना चाहिए था, आपको पहले स्टैंड लेना चाहिए था राज्य सरकार के मुख्यमंत्री के कहने के ऊपर कि भैया हमें, राज्य का मुख्यमंत्री मैं हूँ, मैं मराठी भाषा का सम्मान करता हूँ और मराठी भाषा में बच्चों को सिखाना चाहिए, और 5वीं में हिंदी सिखाई जा रही है तो इसकी सख्ती क्यों है? लेकिन दुर्भाग्यवश आपने कमेटी भी निर्माण कर दी। और मुझे ऐसा लगता है किसी ने किसी को अधिकार नहीं दिया है कि आप किसी को भी जो है कायदे सुव्यवस्था की परिस्थिति को निर्माण करो, किसी को मारो, किसी को लताड़ो, हर चीज के लिए कानून है। लेकिन दुर्भाग्यवश जब भी महानगर पालिका का इलेक्शन आता है तो ये मुद्दे हमेशा उठा ले जाते हैं, और दुर्भाग्यवश मुंबई के जो नागरिक हैं उनकी बेसिक समस्याओं के ऊपर कोई बात नहीं होती, चाहे वो पानी हो, शौचालय हो, स्वच्छता हो, घना कचरा हो, चाहे वो रास्ते हो, पुल हो, बारिश के सीजन में नाले सफाई हो, मानसून पूर्व तैयारी हो, हेल्थ हो, आरोग्य हो, स्कूल एजुकेशन हो, इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं होती। इतने बड़े भूखंड जो है मुंबई महानगर पालिका के दिए जा रहे हैं उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं हो रही है। बहुत शुक्रिया विवर्षा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए इस जानकारी के साथ। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं।